दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की अपील। प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के सहारे शिक्षा विभाग में मिली थी नौकरियां। पुनः निष्पक्ष जांच हेतु जिला अस्पताल के मेडिकल बोर्ड में हुई विकलांग सर्टिफिकेट की जांच। और गांव के ही कुछ लोगों द्वारा छेड़खानी से तंग आकर 1 माह पहले बेटी ने की थी आत्महत्या। वहीं आरोपियों द्वारा धमकाने के चलते मृतका बेटी के बाद पिता ने भी लगाया मौत को गले। दुखी परिजनों ने किया हंगामा। अब खबर विस्तार से। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में नवागत सिविल सर्जन द्वारा अपना पदभार ग्रहण किया गया। भोपाल से आए डॉक्टर श्री रघुवंशी ने चर्चा के दौरान बताया कि मरीजों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? मैं डॉक्टर श्री रघुवंशी अभी सिविल सर्जन विदिशा में ज्वाइन किया है। मेरी प्रायोरिटी क्या, हमारे डॉक्टरों की एक ही प्रायोरिटी है, पीड़ित मानवता की सेवा, सभी के स्वास्थ्य में सुधार हो और हमारे अस्पताल में आने वाले हर मरीज को निःशुल्क और सेफ सुविधाएं मिले, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और आप लोगों के मार्गदर्शन में ये कहूँगा कि मीडिया हमारा नेक्स्ट स्तंभ होता है, वो हमें हमारी कमियां बताएगा और हम उसको सुधारेंगे। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। अस्पताल कितना भी अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया अस्पताल है, इसके बावजूद भी सुधार की गुंजाइश है और हम उसमें सुधार करेंगे। और एक हमारा टीम हमें अभी जो मिली है, विदिशा की बहुत बढ़िया टीम मिली है, इनके साथ मिलकर हम बहुत अच्छा विकास करेंगे हमारे विदिशा अस्पताल में। आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जहां उन्होंने बताया कि मामा ने सभी से बात कर ली है। उनसे भी बात करने के लिए शीघ्र ही सीएम हाउस बुलाने की अपील उन्होंने की है। आशा सहयोगिनी जिला अध्यक्ष विनीत शर्मा ने कहा। विदिशा जिले की जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश आशा उषा सहयोगी श्रमिक संघ की जिला। के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। आज हम मामा जी को ये ज्ञापन देने आए हैं कि मामा जी ने सबकी वहाँ पंचायत रखी है, आंगनबाड़ी की भी रखी है, GRS की भी रख ली है उनने। अब हम आशा बहनों की ओर सुन रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हम लोगों को भी बुलाएं जल्द से जल्द। क्या बुलाने से क्या फायदा, मतलब क्या कुछ लाभ उम्मीद कर रहे हैं, किस तरीके का लाभ चाहती हैं आप उनसे? हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मामा ने सबको न्यायपूर्वक वेतन दिया है, हमें भी न्यायपूर्वक वेतन दे। सावन का महीना, राखी लेके पहुंच जाओ भैया, हो सकता है कुछ दे दें आपको। बिल्कुल जाएंगे, बस मामा जी से ये तो उम्मीद तो कर सकते हैं कि वे हमें बुलाएं तो आप भी जा सकते हो। हम भी जाएंगे, अगर वे नहीं बुलाएंगे तो फिर हम जाएंगे। विदिशा जिले की जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश आशा उषा सहयोगी श्रमिक संघ की जिला। के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। आज हम मामा जी को ये ज्ञापन देने आए हैं कि मामा जी ने सबकी वहाँ पंचायत रखी है, आंगनबाड़ी की भी रखी है, GRS की भी रख ली है उनने। अब हम आशा बहनों की ओर सुन रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हम लोगों को भी बुलाएं जल्द से जल्द। क्या बुलाने से क्या फायदा, मतलब क्या कुछ लाभ उम्मीद कर रहे हैं, किस तरीके का लाभ चाहती हैं आप उनसे? हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मामा ने सबको न्यायपूर्वक वेतन दिया है, हमें भी न्यायपूर्वक वेतन दे। सावन का महीना, राखी लेके पहुंच जाओ भैया, हो सकता है कुछ दे दें आपको। बिल्कुल जाएंगे, बस मामा जी से ये तो उम्मीद तो कर सकते हैं कि वे हमें बुलाएं तो आप भी जा सकते हो। हम भी जाएंगे, अगर वे नहीं बुलाएंगे तो फिर हम जाएंगे। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज परिसर में अमृत फार्मेसी मेडिकल की दुकान का शुभारंभ हुआ है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील नंदेश्वर द्वारा फीता काटकर किया गया। 24 घंटे दवाइयां मेडिकल से उपलब्ध हो सकेंगी। मरीजों को पूरे समय दवाइयां मिल सकेंगी, मेडिकल संचालक ने बताया। नाम चंचल देशवाल है। मैं डिप्टी मैनेजर हूँ HLL अमृत में
और हमारा अमृत जो है वो HLL के द्वारा, जो भारत सरकार का उपक्रम है, इसके द्वारा हम सभी मरीज़ों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। ये हमारी 24 घंटे सेवा रहेगी विदिशा में। जो भी मरीज़ परेशान हो रहे हैं, जिन्हें दवाइयाँ मिल नहीं पा रही हैं अंदर, या वो बाहर धूप में बारिश में जाते हैं, इसके तहत उन्हें बहुत ही सहायता मिलेगी और उन्हें बाहर के जो प्राइवेट काउंटर्स हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी। ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग में फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र से कुछ शिक्षकों द्वारा सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ली गई थी। पूर्व में फर्जीवाड़ा सामने आया था। इसी के चलते विकलांग सर्टिफिकेट की जांच हेतु भर्ती शिक्षकों की जांच के लिए कैंप लगाया गया, जहां जिम्मेदारों द्वारा जांच की गई ताकि हो रहे फर्जीवाड़े का मामला सामने आ सके। जिला अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की टीम इस मौके पर उपस्थित रही। ये सब विकलांग है क्या? राठौर। कहाँ रहती हैं आप? सर मेरी है ना, मैं रहती भोपाल से हूँ, पर मेरी पोस्टिंग यहाँ पर आमखेड़ा सूखा नटेरन ब्लॉक में है। अच्छा, आज यहाँ पर किस चीज़ की जांच हो रही है? सर ये हमारी फिजिकल हैंडीकैप की जांच हो रही है कि हम सही में फिजिकली हैंडीकैप हैं कि नहीं है, इस प्रकार का फिजिकली जांच हो रही है। ये हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट है वो आपने कहाँ से बनवाया था? सर ये मेरा भोपाल से बना हुआ है, जयप्रकाश हॉस्पिटल। डॉक्टर गजेंद्र सिंह ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हूँ मैं यहाँ जिला चिकित्सालय में। आज यह हैंडीकैप का जो कैंप लगा है, किस वजह से लगा है, क्या वजह है? ये शिक्षक भर्ती हुई हैं जो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो परसेंटेज है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है। वजह क्या है इसकी आज यहाँ पर पुनः करने की? वजह का तो नियुक्ति जो ऑलरेडी हो चुकी है, तो जिला लेवल पे ऊपर से मतलब डायरेक्टरेट से ऑर्डर है कि जो डिसेबिलिटी के थ्रू उन्हें एडमिट करे हैं या जिनको ज्वाइनिंग कराई है, उनका परसेंटेज क्रॉस वेरीफाई होना है हर जिला लेवल पे। मुरैना से लगभग कितने सर्टिफिकेट बने हैं, कुछ आइडिया? अब ये तो नहीं मालूम, हमारे पास तो अपने ज़िले में जो नियुक्ति हुई होंगी वो लोग हमारे पास आए हैं और उसमें से 43 के % के आसपास बता रहे हैं। कितने शिक्षकों? अच्छा, कितने शिक्षकों का? यहाँ पे 43 लोगों का आवेदन है जो कि विदिशा जिले में नियुक्त हुए होंगे। कितने प्रतिशत होना चाहिए विकलांग? लगभग वो 40% से ऊपर वालों को डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया दिया जाता है। अभी तक जो सर्टिफिकेट बने हैं उनमें से कोई 40 से नीचे न आया क्या? नहीं, अभी तो नहीं आए हैं। 3-4 सर्टिफिकेट ही अभी मैंने वेरीफाई करे हैं, उसमें तो सबका है ही। पोलियो वाले पेशेंट हैं, एम्पुटेशन के पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट हैं। और बाकी जो होंगे जिसका जो आएगा वो मतलब थोड़ा सा गोपनीय एक रहता है कि हमें जमा करना है, उसमें से ऐसा हम कैंडिडेट को भी नहीं डिस्क्लोज करना हमें कि उनका कितना है, वो तो हमें। लटेरी तहसील से 70 वर्षीय महिला विमला बाई कलेक्टर के पास पहुंची, जहां उसने बताया कि उसकी बहू उसके साथ मारपीट करती है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए तत्काल SDM व SP से चर्चा कर वृद्ध महिला की मदद के लिए कहा। प्रहलाद कौन है? तो देखो इसमें प्रहलाद के नाम पर है मुआवजा, ठीक है, लेकिन उसने खाता जो दिया होगा ना वो बहू के नाम होगा। विमला भाई कहाँ रहती हो? कौन सी तहसील में? अनपुर थाने। अच्छा, काय के लिए आई यहाँ पे? काय के लिए आई हो? देखा मैं आई हूँ मेरी जमीन के बारे में। जमीन के बारे में? कौन ने जमीन पर कब्जा कर लिया? 50 साल पुराना खातो है वो जो हमारा। हाँ, तो कौन मार रहा है आपको? वो बहू जबरदस्ती बाबा देख ले आई नहीं है, वजह में आग रही थी, दूसरी मार रही थी। तो बहू ने मारपीट भी किया? हाँ, 2 बार रिपोर्ट करने में उनका। कितनी जमीन है? 3.5 मिल। अच्छा। नटेरन तहसील निवासी धीरेन्द्र गोस्वामी द्वारा गुरुवार को फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया। मेडिकल कॉलेज में मृतक के शव का PM हुआ। वहीं आपको बता दें कि 1 माह पूर्व धीरेन्द्र गोस्वामी की बेटी ने भी आत्महत्या कर ली थी। कारण बताया गया कि गांव के ही कुछ युवकों द्वारा उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों पर कठोर कार्रवाई न होने से छोटी धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। लेकिन मात्र 20 और 25 दिनों बाद जेल से बाहर आने पर धीरेन्द्र गोस्वामी के परिवार को डराया और धमकाया जा रहा था आरोपियों द्वारा।
आरोपियों से मिल रही धमकी और दहशत के मारे धीरेन्द्र गोस्वामी ने भी मौत को गले लगा लिया। पुलिस द्वारा आरोपियों पर कठोर कार्रवाई न होने से दुखी परिजनों ने पीएम होने के बाद मेडिकल कॉलेज के सामने जमकर हंगामा किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक शशांक भार्गव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश कटारे पीड़ितों के साथ रहे। पुलिस व प्रशासन से दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगे। नाम नहीं बनाना, गिरफ्तार करवाना। मैंने कहा ना वोट देने के साथ छह लोगों का नाम है और एक को गिरफ्तार किया, 5 लोग जीवन देखिए आप 25 मई को एक बच्ची रक्षा गिरी गोस्वामी, जो कि एक बहुत ही सीधे सच्चे गरीब परिवार से आती थी, उसने आत्महत्या कर ली। जिसने प्रथम दृष्टया अपनी रिपोर्ट में यह लिखवाया था कि सुदीप धाकड़ नामक लड़के ने उसका हाथ मरोड़ा जब वो शाम को दिया लगाने गई थी मंदिर में। ये बात उसने अपने घर पे बताई। घर वाले उस लड़के घर पे गए समझाने के लिए कि बेटा ये सब अच्छा नहीं है। 2 दिन बाद वो अपने दोस्तों के साथ आया और बच्ची के भाइयों के साथ मारपीट करी। एक का तो सर में 6 टाँके आए। जब माता पिता सभी के, जब वो और घबरा गए, नटरन थाने में रिपोर्ट करने गए, तो वहाँ का एक सिपाही लड़की से पूछता है कि तू क्या करती है। लड़की ने बोला मैं BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। तो उसने बोला कि तेरे साथ ये घटना इसलिए हुई है क्योंकि तू घर से बाहर जाती पढ़ाई करने। मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो छेड़छाड़ भी करते हैं, अब वो ये भी चाहते हैं कि बच्चियों की शिक्षा दीक्षा भी वो ग्रहण ना करें। चलिए सर, आज जो क्या हुआ, आज की घटना के बारे में बता दें हमें क्या हुआ। देखिए 27 मई की FIR थी उस बच्ची की सुसाइड नोट के आधार पर। उसके बाद पुलिस ने ढिलाई बरतते हुए पहले तो 5 आरोपियों के नाम थे, 4 को छोड़ दिया, 1 को उन्होंने गिरफ्तार किया, उसको भी 20-22 दिन बाद छोड़ दिया ये कह के कि भैया जमानत ले लो, हैंडराइटिंग मैच होने में 3.5-4 महीने लगेंगे। अब 3.5-4 महीने का जब उसको समय मिला तो वो छाती चौड़ी करके जमानत लेके इनके घर पर पहुंच गया। इनके पिता को डराया धमकाया कि तुमने हमारा क्या उखाड़ लिया। अब जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, जिसको पता हो कि स्वयं मुख्यमंत्री उनकी सुरक्षा में खड़ा हो, तो वो क्या देखेगा कि बिटिया का जीवन उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं। जो ये आदिवासियों के साथ कर रहे हैं, जो ये दलितों के साथ कर रहे हैं, वही ये संपूर्ण समाज के गरीबों के साथ कर रहे हैं। इस मामले में क्या न्याय होना, न्याय संगत कार्रवाई हो, 306 की कार्रवाई, हर एक आरोपी पे हो जिनका नाम दोनों सुसाइड नोट के अंदर लिखा हुआ है। सुसाइड नोट में कौन कौन के नाम है? वो सुसाइड नोट हमने SDOP साहब को अवगत करा दिया, उनको दे दिया है। सारे रिपोर्ट नाम पुलिस के पास है।
मेरी लड़की और मेरे पति लड़की और मेरे पति दोनों चले गए। मुझे कोई नहीं मिल रहा। मेरे कौन है कोई नहीं है सहारे पे बिल्कुल भी। मेरे जरा से तो बेटा है। उनके मकान टूटने चाहिए। उनके मकान में बिल्डोजर चलने चाहिए। कौन तो नाम बताए उनके? नाम बताओ सबके। सुदीप, बीरन, दिनेश और राकेश और जीवन, कुलदीप। इनने क्या हरकत करी थी? इनने लड़की से छेड़छाड़ करी थी। लड़की ने मुझे आन के बताया। मैं घर गई तो मेरे हाथ मरोड़ दिया और अल्लाह को बचा लगी। अब तेरी लड़की ये बचा सके तो। ये कब की घटना है? और 3 लोग इनकी मदद कर रहे हैं। 14 तारीख की। इनकी मदद कौन कर रहा है? इनको मदद कोई नेता कर रहा है। नाम बताओ उनके। नाम ज्योति अरे नहीं, जो नाम लिख के आएगी भगवान सिंह धाकड़। कहाँ के रहने वाले भगवान सिंह धाकड़? वो बर्दे के हैं। वो इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं? कर रहा है जरूर से। इनके फेवर में बात कर रहे हैं वो। हाँ। का है जो कि विगत 1-1.5 महीने पहले की घटना हुई पहले कि एक बच्ची जो कि रक्षा गोस्वामी उसका नाम था, उसने करार समाज के लोगों के द्वारा अभद्रता की गई। उसके आवेश में आकर उसने आत्महत्या कर ली। और आज स्थिति ये हुई कि पुलिस प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसको जो है कि जो आरोपी था उसको छोड़ दिया। तो उसमें दबाव में आते हुए उसके पिताजी ने भी आज सुसाइड कर लिया है। और जो कि आप देख सकते हैं डेड बॉडी यहाँ रखी हुई है। समस्त गोस्वामी समाज के लोग भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपी पर की जाए। सुसाइड नोट जो लिखा है उसमें कौन कौन के नाम है भैया? सुसाइड नोट में 5 लोगों के नाम है वो गांव के, और 5 लोगों में से एक पर कार्रवाई की गई है। नाम क्या उनके? नाम क्या? नाम का अभी मुझे आइडिया नहीं है। 4-5 लोगों के नाम है मेरे मुझे। जिस पर कार्रवाई हुई? सुदीप धाकड़। हमारी प्यारी बिटिया को एक रसूखदार छेड़खानी करता था। वो बिटिया कई बार जेल थाने में गई। वहाँ पर उसने FIR कराने का प्रयास किया, लेकिन ये शिवराज की निकम्मी पुलिस ने इसलिए FIR नहीं की कि छेड़ने वाले उनके और उनके परिवार के फैमिली मेंबर। सुसाइड किया लड़की ने, उसमें 5 नाम लिख के गई कि इन 5 लोगों की वजह से मैं सुसाइड कर रही हूँ। उस सुसाइड नोट की आज तक SP साहब का कहना है कि जांच चल रही है। जांच के बारे में ही मैंने SP साहब को बता दिया कि 3 साल पहले सतपाड़ा सराय में एक सेक्रेटरी ने मौत को गले लगा लिया था। कुछ रसूखदार लोग उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। ये विधानसभा में उन्होंने उत्तर दिया। वैसा ही मामला आज है। 1.5 महीने एक अपराधी को पकड़ा और उसका भी केस ऐसा बनाया कि छेड़छाड़ के मामले में कि वो 25 से 30 दिन बाद जेल से बाहर आ गया। जब जेल से बाहर आया तो उसके पिता ने ये सोचा कि मुझे कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा। 1.5 महीने तक मैं दर भटक रहा हूँ। मुख्यमंत्री से लेकर और प्रधानमंत्री तक को उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन किसी ने उसे संवेदना व्यक्त नहीं की। तो उनने कल स्वयं मौत को गले लगा लिया, इसलिए कि न्याय की कोई उम्मीद नहीं। उसमें भी सुसाइड नोट में वो 3 नाम लिख के गए। आज पुलिस फिर छुपा रही है उस बात को कि वो 3 नहीं, हम जांच करेंगे, मर कायम करेंगे। मैं पुलिस वालों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपका कोई सरकार का विरोधी हो तो तुरंत आप अंदर करके जांच कराते हो। आज पहले जांच करोगे मर्डर जैसे केस में और इसके बाद गिरफ्तार करोगे। ये जो मोदी का कानून चल रहा है देश में, वो चलने वाला ज़्यादा दिन तक नहीं है। मेरी मांग है आपके माध्यम से प्रशासन से, इस मामले को मैं विधानसभा में भी उठाऊंगा। जवाब के लेने देने पड़ जाएंगे। अभी CSP साहब कह रहे थे कि साहब हमने कर दी थी आपके मामले में भी। यही CSP साहब थे जो मुझसे कह के कहते कि आप फैक्ट्री में बैठो, आपके हमला हुआ है, मैं आधे घंटे में FIR ला के यहीं दे दूंगा। सुबह 3 बजे हुई, वो भी अज्ञात हुई, मेरे नाम से नहीं हुई। वैसा ही कांड आज ये पुलिस करने वाली है। जब तक शिवराज का इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, जब तक हमारी शिवराज जी की धर्मपत्नी का नहीं आएगा, जब तक ये कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मिलने वाले हैं। हम इस बात की वसना करते हैं और आपके माध्यम से माननीय SP साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि FIR 1 घंटे के अंदर हो जाएगी, उसे करा के उस FIR में जो सुसाइड नोट में जो चौकीदार के पास है
3 नाम लिखे हुए हैं, उन तीनों दोपारिया गांव नटेरन थाना अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था लगभग 2 महीने पहले। उनके पिताजी का कल दुखद मृत्यु हुई, जिसको लेके गाँव जन में और परिवारजन में आक्रोश था और वो अपनी बात रख रहे थे कि जिन भी कारणों से उनके पिताजी की ये दुखद घटना हुई है उन पर कार्रवाई की जाए। तो पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मर्ग कायम करके इसमें जांच की जा रही है और जो भी दोषी व्यक्ति पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट भी मिला सर? हाँ, सुसाइड नोट मिला, उसकी जाँच की जा रही है। नाम हमने अब वो देख के बताओ। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट। दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा EMT न्यूज में। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप डोंगर सिंह जी। अभी वर्तमान में गीतांजलि डोंगर सिंह वार्ड नंबर 31 से पार्षद रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि शहर के विकास को लेकर, शहर की साफ सफाई को लेकर आप कितने प्रयत्नशील हैं। जी डोंगर सिंह। मैं संदीप डोंगर सिंह भारतीय जनता पार्टी जिले में उपाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मेरी पत्नी गीतांजलि लोधी वार्ड 31 से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद है। तो मैं आपने कहा कि स्वच्छता के बारे में, साफ सफाई के बारे में, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी विदिशा नगर पालिका को लगभग 1 साल होने वाला है और चूँकि हम 1 साल में हमने देखा था जैसे जब शुरुआत हुई थी तो रोडों की भी बहुत ख़राब हालत थी, साफ़ सफाई भी नियमित नहीं थी। लेकिन जब से नगर पालिका बनी है हमारी पूरी कोशिश ये रह रही है कि हर वार्ड में साफ़ सफाई अच्छे से हो। जो भी कचरे हम देखते थे पहले पिछले 1-2 साल में, रोडों की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं रोड की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, सभी वार्डों में लगभग रोड बन रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं। आप देखते होंगे मेन रोड जो कई वर्षों से उखड़े गड्ढे पड़े रहते थे, क्योंकि बीच में कोई सरकार नहीं थी तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति है हम ये कह सकते हैं कि नगर पालिका अच्छा काम कर रही है और वार्ड 31 में जहाँ हम रहते हैं और जिस वार्ड से गीतांजलि पार्षद हैं, तो हम नियमित देखते रहते हैं कि साफ़ सफाई समय पे हो और काफ़ी सुधार दिख रहा है। सफाइयाँ भी समय पे हो रही हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पद की आप दावेदार रहे, इस रूप में आप विदिशा को किस तरह देखना चाहेंगे? मतलब आपकी नज़र में विदिशा का रूप कैसा होना चाहिए? आपने सही कहा, नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार थे, क्योंकि जो परिस्थिति रही पार्टी ने जिन्हें तय किया हमने उसे स्वीकार किया, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने अपना दावा किया था कि गीतांजलि लोधी अगर नगर पालिका अध्यक्ष बनती है तो एक अच्छी उम्मीदवार होगी, क्योंकि पार्टी को और बेहतर लगा इसलिए उन्होंने प्रीति राकेश शर्मा जी को बनाया। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं और मैं भविष्य में यही चाहूँगा कि शहर हमारा बहुत सुंदर हो। नई नई योजनाएं जैसे आ रही हैं, अभी हम देख रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था में पायलट प्रोजेक्ट में विदिशा को शामिल किया गया है, तो आने वाले समय में हमें सारी लाइटों की व्यवस्था बहुत अच्छे स्तर की और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी संभालेगी और हर 24 घंटे में कोई भी लाइट ख़राब होती है तो वो तुरंत आकर ठीक करेंगे और हमारे जो कर्मचारी रहेंगे वो उनका सहयोग करेंगे। अच्छा, मैं एक बात पूछूंगा आपसे। बाल्यावस्था से ही आपसे आपका क्रिकेट से बड़ा लगाव रहा है और कनारा क्रिकेट का जो आप आज की तारीख में शहर में नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हमारे विदिशा जैसी शहर में आते हैं और जहां हमारे क्रिकेट प्रेमी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों के अनुभव का लाभ लेते हैं। इसका श्रेय केवल एकमात्र व्यक्ति को जाता है और वह है संदीप डोंगर सिंह जी। तो आप बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और क्रिकेट से लगाव के चलते आज आप इतने बड़े स्तर के खिलाड़ी विदिशा को कैसे ला पाए? श्रेय की आप बोल रहे हैं तो मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें कनारा क्लब का जितने भी सदस्य हैं लगभग उसमें 140-42 मेंबर हैं और लगभग 50 लोग ऐसे रेगुलर रहते हैं और सबके सहयोग से ही यह संभव हुआ। कोई मेरे अकेले करने से नहीं हुआ, क्योंकि आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं कनारा क्रिकेट क्लब में सेक्रेटरी हूँ और पिछले करीब 12 साल से मैं ये जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और उसमें हमारे सभी पदाधिकारी खूब साथ दे रहे हैं। और आपने कहा कि बड़े स्तर की प्रतियोगिता है, तो यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें यहाँ आती रही हैं। बीच में आपने देखा होगा
कि कनाडा क्लब में पिछले वर्ष 53वां राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हुआ था और इस साल दिसंबर में 54वां साल हुआ। बीच में सिंगापुर की टीम भी यहाँ आई, श्रीलंका की टीम भी आई और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, चाहे सनत जयसूर्या हो, अर्जुन राणा तुंगे हो, कपिल देव हो और भी अमय खुरासी हो, राजेश चौहान हो और कई बड़े बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी यहाँ आए और खेल के गए। और यहाँ की ग्राउंड की आप लोगों ने हमेशा न्यूज़ में देखते रहते हैं, ग्राउंड भी मध्य प्रदेश स्तर में मैं समझता हूँ 1-2 ग्राउंड होंगे उस स्तर का ग्राउंड है, जिसमें सभी लोग मतलब खुश होकर ही जाते हैं कि यहाँ इतने अच्छे विकेट, इतनी अच्छी क्रिकेट और साफ़ सुथरा माहौल और हमारे यहाँ इंडोर भी है और उसके साथ साथ बैडमिंटन की भी अच्छी सुविधा है। तो सभी लड़के लड़कियाँ यहाँ खेलते हैं और निरंतर 12 महीने यहाँ प्रैक्टिस चलती है। भाजपा की राजनीति में और उसके अनुभव को लेते हुए आपको कितने वर्ष हुए और उस अनुभव के बारे में आप ये बताइए कि आप केंद्रीय मंत्री जी के साले साहब हैं, तो उसका भाजपा की दिशा में, विदिशा के विकास में क्या योगदान आपकी तरफ से रह सकता है? मैं लगभग 28 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ और नियमित हम काम कर रहे हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी में ज़िले में उपाध्यक्ष भी हूँ, ये दूसरा टर्म है मेरा, और भी पदों पर रहा हूँ, लेकिन कोई संवैधानिक जिम्मेदारी मुझे कभी नहीं मिली। क्योंकि पिछली बार जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर नगर पालिका के समय काफ़ी माहौल ऐसा बना था जिसमें हमने अपनी दावेदारी की थी। चूँकि नहीं बनी परिस्थिति तो हमने सोचा चलो ठीक है। लेकिन अब मैं फिर से आपसे एक बात करूँ, नगर पालिका में पार्षद बने ठीक है, लेकिन आगामी 4 या 5 महीने में लगभग विदिशा के विधानसभा चुनाव आने वाले, इनकी तैयारियों के विषय में आप क्या कहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं भी अगर पार्टी का आदेश होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विदिशा से दावेदारी करूँगा और अगर पार्टी को लगेगा कि हम बेहतर हैं तो हम तैयार हैं और अगर हमसे कोई बेहतर हो तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा प्रयास यही है कि हम इतने साल से विदिशा में रह रहे हैं और पार्टी से जुड़े हैं और लोगों के बीच काम कर रहे हैं, भले ही कोई बड़ी जिम्मेदारी ना हो, तो यही कोशिश होगी कि हमें जनता की सेवा करने का मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी में स्वच्छ छवि, ईमानदार और बेदाग और साफ चेहरा संदीप डोंगर सिंह जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए हम समर्पित हैं और भाजपा जो हमें कार्य देगी वह हम निभाएंगे। तो चुनाव होने वाले हैं अभी 4 या 5 महीने, फिर से एक बार बात दोहराऊंगा मैं, तो आपने कहा कि मैं दावेदारी पेश करूंगा, तो उनकी तैयारियों को लेकर आप क्या कहेंगे? तैयारियों में ये कह सकता हूँ कि हम पूरे साल से बराबर मेहनत कर रहे हैं। जो पार्टी कार्यक्रम होते हैं उनमें साथ रहते हैं, कार्यक्रम में भागीदारी रहती है और जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसे पूरी तरह कर रहे हैं। सरकार की योजना लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिससे अधिक से अधिक जनता जनार्दन लाभ ले सके और जो भी योजना रहती है उसका हम लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। और चूँकि यहाँ विदिशा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का जुड़ाव रहा है और वो मैं समझता हूँ कि 7.5 करोड़ जनता जो कि मध्य प्रदेश की है, पूरी कोशिश उनकी ये है कि हर घर और हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और वो बराबर दे भी रहे। खेल जीवन के बाद भाजपा की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डोंगर सिंह जी से हमारी बात हुई और उन्होंने अपनी बात EMT न्यूज़ से साझा की। आगामी राजनीतिक जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत। आगे में यही प्रयास रहेगा कि जैसे हम अभी काम कर रहे हैं पार्टी का, उसे ऐसे ही करते रहें और अगर पार्टी हमें कुछ आदेश देगी तो हम उस पर भी तैयार हैं। गीतांजलि लोधी जी ने जो है माँ नर्मदा की लगभग 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की, जो बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन इनकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? क्योंकि हमारा परिवार शुरू से ही ऐसे माहौल में रहा है। प्रहलाद पटेल जी ने भी पहले 2 बार नर्मदा जी की परिक्रमा की है। क्योंकि जुड़ाव हमेशा नर्मदा जी से घर में सभी सदस्यों का बना रहा और बराबर आना जाना रहता है, तो उन्होंने पहले करीब 8 महीने पहले हमसे बोला कि हमें परिक्रमा करना चाहते हैं। तो सब लोगों को लगा कि इतनी कठिन रहती, कैसे करोगी? बहुत कठिन। हाँ, तो सबने समझाया, लेकिन वो जिद पे अड़ी रही और सब लोग घर में बैठे तो सभी ने बात की। तो फिर हमने तय किया कि हम 4 व्हील गाड़ी से करा दें। तो मुश्किल से तैयार किया, लेकिन जैसे तैसे 4 व्हील से वो तैयार हुई, उन्होंने की। लगभग 15 दिन में ये परिक्रमा पूरी की थी गाड़ी से। इसके थोड़े दिन बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं पैदल करना चाहूँगी। तो फिर घर में फिर उसी तरह हम लोग बैठे, चर्चा हुई, समझाया, लेकिन उनकी जिद थी कि नहीं मैं करूँगी। तो सबने ये कहा कि नर्मदा जी की इच्छा है कि ये परिक्रमा करें, उनका बुलावा है। तो सबने हाँ की और उन्हें लगभग 22 दिसंबर से उन्होंने अपनी परिक्रमा स्टार्ट की थी। वो पैदल करीब 3100 किलोमीटर की
जो उनके एक कजिन भाई थे रामकृष्ण, वो साथ में थे और लगभग पर डे 25 से 40 किलोमीटर वो चलती थी और पैदल की। उसमें कई तरीके की परेशानी भी आई, लेकिन पूरे उत्साह जोश के साथ उन्होंने अपनी पूरी परिक्रमा की। बीच बीच में हम लोग मिलने भी जाते थे। और आप सभी जानते हैं कि नर्मदा जी का सारी नदियों में एक बहुत ऊंचा स्थान है, जहां हम कह सकते हैं कि सारी नदियां जो एक दिशा में बहती हैं, नर्मदा जी उल्टी बहती हैं और उनके दर्शन करने भर से लोगों को जो मतलब आशीर्वाद मिलता है या भाव लोगों के रहते हैं वो देखते बनते हैं। हमारे साथ में श्रीमती गीतांजलि जी भी हैं। भाभी जी, माँ नर्मदा की परिक्रमा आपने पैदल की, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये तो स्वाध्याय अदमित बड़े भाई साहब ने की, जिया जी ने भी की है। और जब पिछली बार हम गाड़ी से गए थे तब ऐसा लग रहा था कि नहीं, एक बार माँ की यात्रा पग चल रहा है। ये है तो माँ नर्मदा की विशेष कृपा पात्र बनी आप। वो तो इष्ट कृपा है पहले से। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से मिली? बड़ा आश्चर्य होता है। पुरुष तो कर लेते हैं, लेकिन महिला होने के नाते आपने बड़ा कठिन काम किया है। वो ऐसा तो कुछ नहीं भाई, सब संभव है, सब संभव है। एक प्रेरणा तो यही कि माँ भी है कि स्वयं नारी हो रही है तो किस बेग से चली सब है। बस आत्मा में यही था कि माँ तेरी बेटी को तेरे जैसा चला, तू जैसे चलाना तू चला, जो करना माँ तू जाना बस। तो दर्शकों, हमने डोंगर सिंह जी और श्रीमती गीतांजलि जी से चर्चा की। उन्होंने अपनी बात EMT न्यूज़ से साझा की। कैमरामैन विनोद मेहरा के साथ मैं कृष्णकांत सिंघारिया, EMT न्यूज़ विदिशा।